सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है अबाउट बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम एंड फर्स्ट सीटेट। क्योंकि सीटेट में हमारे कुछ अलग से तो आते नहीं है, वही चीज़ें आती है जो हमने बीएड में पढ़ रखी हैं, और मतलब उसी का और एडवांस वर्जन आप कह लो वो आता है। वैसे तो सब बोलते हैं कि हमारे 10th तक के एग्ज़ाम जो होते हैं उसी से रिलेटेड हमारे कंपटीशन में आते हैं, लेकिन वैसे हमें इतना सिंपल तो होता नहीं है, कुछ चीज़ें मतलब एडवांस लेवल की आने लगती हैं। तो हम जो पढ़ेंगे वो बीएड के लिए तो हमारे होगा ही, कि मतलब बीएड का हम जो सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए। तो मैं अभी हूँ बीएड थर्ड सेमेस्टर में, तो मेरे पास वही बुक्स हैं और फर्स्ट सेकंड तो हो चुका है मेरा। तो मैं इसी टॉपिक पे बनाऊँगी। अगर आप में से भी किसी का सब्जेक्ट और साइंस पेडोलॉजी एंड मैथ्स पेडोलॉजी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ये सीरीज़। तो हम डेली एक एक चैप्टर्स करेंगे ताकि हम इसे डिटेल में पढ़ सकें। मतलब एग्ज़ाम बीएड का सेमेस्टर एग्ज़ाम तो हम वैसे ही हफ्ते भर में पढ़ के भी निकाल सकते हैं, अगर हफ्ते भर हम ये सीरीज़ पढ़ लें। ये A1 सीरीज़ है जो कि मतलब ये साइंस पेडोलॉजी की है और ये मैथ्स पेडोलॉजी की है। तो हम इसे पढ़ के तो हम एक हफ्ते में भी अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम को। सीटेट नहीं निकलेगा क्योंकि हमने ध्यान से इसको पढ़ा ही नहीं। मतलब हमें थ्योरी थ्योरी आती है और हमने अगर डिटेल से नहीं पढ़ा है तो फिर हम कैसे निकाल पाएंगे उसका जो मतलब उसमें तो मतलब जैसे कुछ पॉइंट्स आते हैं ना, मतलब मेन पॉइंट्स जो पूरी हमने थ्योरी पढ़ा है उसका मेन पॉइंट्स कहीं अगर हमसे मिस हो गया तो फिर वही हमसे पूछ लेगा सीटेट में। तो इसलिए अगर हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे तो आई थिंक हमारा सीटेट आसानी से निकल जाएगा। सो इस बार मैं सीटेट भी भरने वाली हूँ फर्स्ट टाइम। और क्योंकि कुछ लोग बोलते थे कि सीटेट मतलब अगर हम फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में भरेंगे तो वो वैलिड नहीं रहता, थर्ड सेमेस्टर से जो भरते हैं हम वो वैलिड रहता है, इस वजह से मैंने नहीं भर रखा था। तो इस बार मैं सीटेट का भी भरूँगी फॉर्म। तो गाइस वही मैं बोल रही हूँ कि मतलब अगर आपको सीटेट का भी होना होगा तो अभी मेरा पता नहीं क्यों मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, लाइव मेरा खुल जाना चाहिए, लाइव नहीं खुल रहा, वरना हम इधर बीएड का करते रहते डिटेल से पढ़ते और फिर उसके जो कुछ क्वेश्चन है सीटेट के वो भी साइड में दिखते रहते लाइव पे, तो सही चलता रहता। लेकिन देखो अब कब से होता है तो फिर सीटेट हम तब से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं मतलब मुझे ये लगता है कि अगर मैं इसको पढ़ लूँगी तो शायद मुझे सीटेट के लिए कहीं अलग से बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, मतलब सीटेट की मैथ्स और साइंस पेडोलॉजी के लिए मेनली। और फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम ही दूँगी तो जैसे कि ट्रायल बेस पे हम मैं कह सकती हूँ कि ट्राई कर रही हूँ मैं कि मतलब इतना पढ़ के मैं कैसे रिज़ल्ट लेके आती हूँ। सो गाइज़ आप में से भी कई लोग मतलब सीटेट पढ़ रहे होंगे या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। सो जिनका सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस है, क्योंकि मेरे क्लास में भी कई बच्चे हैं उनका मतलब सोशल रहता है, सोशल साइंस रहता है, तो उधर साइड के बच्चे वैसे ज़्यादा होते हैं। पता नहीं मेरे साथ वाले कितने हैं। सो गाइस अगर आपका है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और आप जुड़ जाइए मेरे साथ। और तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति एवं अनुपात तथा समानुपात, मतलब नंबर सिस्टम है, मेनली नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। और ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है। तो आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी, छोटी हो पाएगी। आज मैं आपको बुक से ही कराऊंगी और कल से मैं कोशिश करूँगी कि मतलब जो मेन टॉपिक्स है उसको मैं ऐसे कॉपी पे राइट डाउन कर लूँगी, फिर आपके सामने बताऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं अपने मैथ्स पेडोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है संख्या पद्धति एवं अनुपात तथा समानुपात। ये देखो इधर इसके सिलेबस भी लिखा हुआ है कि सिलेबस में क्या क्या है। तो यूनिट वाइज इसमें दिया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। और टोटल सिलेबस इसका बात करें तो इसमें टोटल चैप्टर्स हैं हमारे 16 या होंगे 15-16 ही मतलब चैप्टर्स हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे ये देखिएगा 11 चैप्टर हुआ और ये रहा हमारा 12। बस मुझे लग रहा है इसमें 15 चैप्टर से ज़्यादा नहीं है। ये देखो आप 15 चैप्टर्स में है। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम। ये देखो इसमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हमारे हैं लघु उत्तरीय और अति लघु। और ये सारे हमारे लॉन्ग है, इसमें पहले ऊपर लॉन्ग दिया हुआ है फिर शॉर्ट दिया हुआ है। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन वाइज अपना देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
ये देखो गाइस, फर्स्ट चैप्टर हमारा संख्या पद्धति एवं अनुपात तथा समानुपात। तो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याओं को विस्तार से समझाइए। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होती हैं। मतलब ज़ीरो हम उसको प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। जो संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाए उसको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। तो एक हमारी क्या हुई, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हुई। और बड़ी प्राकृतिक संख्या हम खुद नहीं पता लगा सकते क्योंकि वो इन्फिनिटी है। आप करोड़ बोलोगे, कोई करोड़ मतलब करोड़ एन 1 बोलेगा तो वो उसकी मतलब और बड़ी संख्या हो जाएगी। तो लिमिट नहीं है कोई नेचुरल नंबर का। इसीलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। मतलब आगे आने वाली हर संख्या प्राकृतिक संख्या है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती क्योंकि अगली संख्या उससे बड़ी होती है। जैसे मैंने आपको करोड़ वाला एग्जांपल दिया। नंबर सिस्टम को हम ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसका ये दिया हुआ है कि यहाँ से हमारा लिमिट है कि 0 पे नहीं है ये, और 1 से स्टार्ट होगी। मतलब 0 इसमें नहीं आएगा प्राकृतिक संख्या में, 1 से स्टार्ट, क्योंकि नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो 0 जैसा तो कुछ होता नहीं है कि मतलब 0 अगर मतलब आप हमें 0 दोगे तो हम आपको 0 कहाँ से रिटर्न करेंगे, 0 कुछ होता ही नहीं। इसलिए 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। सो गाइज, उस पर समान दूरी के अंतर पर बिंदुओं को अंकित किया जाता है। जैसे 1 से 2 का गैप है तो ये एक मतलब स्टैंडर्ड हमने मान लिया कितना गैप है, फिर उतना ही नेक्स्ट के बीच रहेगा, नेक्स्ट 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 सेम गैपिंग रहेगी। तो इन बिंदुओं द्वारा क्रम की संख्याएं इतना निरूपित किया जाता है। बस इसमें कुछ और नहीं है, बस इतना ही है। जैसे 5 की बाईं ओर 4 है, अतः संख्या 5 4 से बड़ी है। मतलब जो आगे आएगी वो संख्या पीछे वाली से बड़ी होती है नंबर लाइन पे। और अब इसमें एक नई चीज़ आता थी, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। पूर्ववर्ती होती है फ्रेंड्स एक के अतिरिक्त किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की संख्या। मतलब अब एक के पहले तो कुछ है नहीं तो एक को तो हम पूर्ववर्ती में नहीं बोल सकते कि मतलब एक की पूर्ववर्ती कुछ है। 2 के पूर्ववर्ती है क्योंकि 2 के पहले 1 है। इसी तरह अनुवर्ती होता है संख्या के मतलब जो होती है उसके बाद वाली संख्या। तो 1 की अनुवर्ती क्या है, 2 है। 2 की अनुवर्ती 3 है, लेकिन 1 का पूर्ववर्ती कुछ नहीं है। इसीलिए एक की एकीकृत प्राकृतिक संख्याओं के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती होती है। एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं है इसलिए उसके आगे मतलब उसके आगे ही कुछ नहीं है तो उसकी पूर्ववर्ती कहाँ से होगी। और इसी तरह हमारा होता है अनुवर्ती संख्या, जो मतलब संख्या के बाद वाली संख्या को अनुवर्ती संख्या हम कहेंगे। फिर इसके बाद इसका उदाहरण दिया हुआ है। जैसे 5 बार 9 लिखा हुआ है, इसमें से -1 कर देंगे तो इसकी पूर्ववर्ती आ जाएगी, और 1 प्लस कर देंगे तो अनुवर्ती आ जाएगी। इसके बाद का हमारा टॉपिक दिया है फ्रेंड्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर को हम क्या कहते हैं, जब हम शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या तो हमारी 1 से इन्फिनिटी हुई, अब हम उसमें भी ऐड कर ले रहे हैं किसको, 0 को। अगर हमने 0 को ऐड कर लिया तो वो संख्या प्राकृतिक संख्या ना होके पूर्ण संख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, अनंत। पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, कोई रेखा खींचिए और उसको उसमें 0 को भी ऐड कर लो आप। तो इसमें 0 को ऐड नहीं किया है लेकिन 0 को ऐड कर लो और फिर उसके बाद खींचो तो वो क्या होती है, हमारी होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगी। क्रमागत संख्या है, जैसे क्रम में हो, जैसे 4 5 6 ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जो एक क्रम में है, इसीलिए इन्हें क्रमागत संख्या कहेंगे। तो क्रमागत संख्या आप समझ गए होंगी। क्रमागत संख्या में अगर इसको प्लस करके आप इससे माइनस करोगे तो वो कितने के बराबर आएगा, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या के योग का आधा बीच की संख्या होती है। इसको दोनों को ऐड करिए आप, हाफ कर लो तो इसकी मतलब बीच वाली हो जाएगी। फिर पूर्णांक, पूर्णांक में क्या आता है, पूर्णांक में 0 की इधर वाली भी आएगी और पॉजिटिव वाला भी आएगा। मतलब 0 को आगे जितना पॉजिटिव है उतना ही आप इधर निगेटिव कर लो तो वो हो जाएगी हमारी पूर्णांक संख्याएं। फिर पूर्ण संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फिर पूर्ण संख्याओं का इसमें क्वालिटीज़ दिया होगा, क्या होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, शून्य प्राकृतिक संख्या है परंतु धन पूर्णांक नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। फिर ऋण पूर्णांक, ये सारे जो इधर नेगेटिव वाले हैं ये क्या है, ऋण पूर्णांक है।
और फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है पूर्णांक का विस्तृत वर्णन कीजिए। पूर्णांक जैसे हमने ऊपर देखा कि पूर्णांक में जैसे कि पहले देखो प्राकृतिक संख्या में देखा 1 से स्टार्ट टू इन्फिनिटी तक गई। सेकंड हमने देखा पूर्ण संख्या में पहले 0 नहीं था, 0 भी आ गया तो वो पूर्ण संख्या हो गई। अब है पूर्णांक, पूर्णांक में क्या हो गया, नेगेटिव वाला भी हमने ले लिया तो वो पूर्णांक हो गया। तो अब यही पूर्णांक है कि मतलब नेगेटिव वाला साइड भी हो 0 हो, फिर पॉजिटिव वाली साइड हो। पूर्णांक को क्या इंटीजर्स कहते हैं। फिर इस प्रकार पूर्णांक में 3 प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी, नेगेटिव, धन पूर्णांक, शून्य, फिर ऋण पूर्णांक। शून्य को चिन्ह रहित माना जाता है, अर्थात यह चिन्ह ना धन होता है और ना ऋण होता है। आपने 0 पे कभी देखा ये पॉजिटिव और नेगेटिव लगाओ, नहीं, क्योंकि वो साइन से वो रहता है, हटा रहता है, उसमें साइन की कोई ज़रूरत नहीं होती। 0 मीन्स 0। फिर उसके बाद है पूर्णांक का सरल रेखा पर निरूपण, सेम होगा, गैपिंग सेम रखेंगे, 0 से इंटर पे करेंगे। लेफ्ट साइड जो रहेगा वो ऋण पूर्णांक रहेगा, राइट साइड जो रहेगा धन पूर्णांक रहेगा। सरल रेखा में संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे हम, जैसे कि हमारा दिया है -3 और 2 की तुलना कीजिए, तो -3 की और 2 की तुलना कैसे करेंगे हम, इधर वाला छोटा होगा ऑलवेज इससे, तो -3 इज़ लेस देन 2, 2 बड़ा है और -3 छोटा है। फिर पूर्णांक की विशेषता है, मतलब जो पूर्णांक होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं उस वो कौन से क्वालिटीज़ रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उनकी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है संवरक, मतलब क्लोजर लॉ क्या होता है कि अगर दो पूर्णांक का योगफल, गुणनफल और व्यवकलन भी पूर्णांक हो, इसलिए यदि ए और बी दो पूर्णांक हो तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी और ए माइनस बी, मतलब एक ए प्लस होगा मेरे ख्याल से, इसमें मिसप्रिंट है, ए प्लस बी, ए क्रॉस बी और ए माइनस बी सभी पूर्णांक हो। मीन्स नोट आप पढ़ो क्या लिखा है, पूर्णांक की भाग की क्रिया में संवरक नियम सदैव लागू होता है। देखो ए प्लस बी बराबर होना चाहिए ए प्लस बी के, ये क्या हो गया। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ख़त्म होती है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या हो गया, देखो आप 8 + 4 है, वो बराबर होगा किसके, 8 उदाहरण के लिए दिया 8 + 4, फिर -6 / 2 तो पूर्णांक है, परंतु 3 / 4 और 4 / 3 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये बाई में आ जाएंगे, मतलब 1/समथिंग इस तरह आ जाएंगे, इस वजह से ये नहीं है। और सेकेंड वाला धन पूर्णांक की भांति क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं कहेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आगे बढ़ेंगे। ये क्रम विनिमय नियम ये होता है कि a + b के बराबर हो, a क्रॉस b के बराबर हो, और ये क्या है, योग में सचरता, ये आप देख लेना, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में, तो ये नॉर्मल है प्रॉपर्टीज़ इंटीजर्स की। अब नेक्स्ट है काटने का नियम अथवा निरसन। इसमें क्या होता है कि a + c = b + c है, तो राइट साइड वाला हम काट सकते हैं, c और c हम कट कर देंगे तो a = b बचेगा। इसी तरह b क्रॉस c और a क्रॉस c और b क्रॉस c है, तो c हम काट के a = b कर सकते हैं। अब योग तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर हम 0 को किसी में प्लस करते हैं तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, प्लस या माइनस कुछ भी करते हैं तो वो नंबर हमारा मतलब बदलता नहीं है। जैसे कि हम 7 में 0 को ऐड करेंगे तो 7 ही रहेगा, -23 में 0 को ऐड करेंगे -23 ही रहेगा। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी हमारी वो होती है कि जिसको प्लस करने पे उस नंबर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। और इसी तरह भी हम आगे अगर पढ़ेंगे तो हमारी वो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर गाइस थर्ड क्वेश्चन है हमारा योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। सेम एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होगा, उस नंबर का पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे अगर हम ए है तो ए का मतलब पॉजिटिव हमारा ए है, तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका नेगेटिव -3 होगा। तो और अगर +2 है उसका एडिटिव इनवर्स -2 होगा, मतलब जिसका कैंसिलेशन करने पे हमें 0 मिल जाए वो होगा एडिटिव इनवर्स। तो बस अब ये देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव। मैंने बताया था आपको, ऊपर ही बताया था, एडिटिव आइडेंटिटी होती है तो मल्टीप्लिकेटिव भी आइडेंटिटी होगी, एडिटिव इनवर्स होता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो आप देखो इधर है मल्टीप्लिकेटिव
क्या बोला है इसमें, आइडेंटिटी पहले है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी 1 है, क्योंकि 1 क्रॉस 1 करेंगे, ए क्रॉस 1 करेंगे इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 1, और 1 क्रॉस ए करेंगे तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 को हम किधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए का ए ही है। फिर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ हमारा आ गया कि मल्टीप्लिकेटिव हमारा आएगा इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा होता है कि उसका 1 में, देखो आप ए क्रॉस माइनस बी है इज इक्वल्स टू, ये होगा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, ए क्रॉस माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। अर्थात धन पूर्णांक को यदि एक ऋण पूर्णांक से गुणा किया जाए तो गुणनफल ऋण पूर्णांक होता है। मतलब अगर ए था, बी माइनस था, इज इक्वल्स टू नेगेटिव में हो गया पूरा, माइनस माइनस है किया पॉजिटिव हो गया। फिर यहाँ है हमारा सम तथा विषम पूर्णांक है। फिर सम तथा विषम पूर्णांक क्या होता है, माइनस वाले जो रहते हैं वो क्या होंगे, वो हमारे मतलब ऋण पूर्णांक होंगे, जिनको हम विषम कहेंगे। विषम पूर्णांक 2 से पूर्णतः विभाजित ना होने वाले, उनको क्या कहेंगे, विषम। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम पूर्णांक है हमारे। पूर्णांक का निरपेक्ष मान, पूर्णांक का निरपेक्ष मान क्या होगा, मॉड वैल्यू। मॉड वैल्यू, मॉड ए हमने किया, पॉजिटिव ए कब होगा, जब ए इज ग्रेटर देन 0, और मॉड ए इज इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा जब ए इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा इसका निरपेक्ष मान। ये आप याद रखना, मॉड वैल्यू, मॉड वैल्यू पॉजिटिव में होगी जब ए बड़ा होगा 0 से, मॉड वैल्यू नेगेटिव होगी जब ए छोटा होगा 0 से। अब परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो ए बाई बी के मतलब फॉर्म में लिखी जाए और जहाँ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, वो होती है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, वे कर्णीगत संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो, जिसका पूर्ण वर्ग ना हो वो सारी अपरिमेय संख्या में आ जाती है। तो ये देखो आप, यहाँ 2/5 है, 2/3 है, -1/8 है, लेकिन यहाँ कुछ भी नीचे की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। इर्रेशनल में क्या हो गया, वो जिनका मतलब हमें वो पूर्ण वर्ग नहीं मालूम है। जैसे ये है √2 का वैल्यू क्या होती है, 1.414 समथिंग होती है। √3 का इसी तरह होता है 3.14 आई थिंक, इस तरह कुछ होती है, नहीं इसका मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, इसका भी कुछ ऐसे 1.314 इस तरह। तो करनी का चिन्ह कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, करनी का चिन्ह, रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या पद्धति से संबंधित संवरक एवं क्रय विनिमय नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये हमारा है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। तो आप ये सारी का पहले दे देना, मतलब जो पूछो उसमें पहले मतलब संख्याएं आप बता देना कि क्या कैसे होती है। फिर क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ में आता है योग तथा क्रम विनिमय, तो उसके बाद आप योग और क्रम विनिमय का बताइएगा कि जैसे a+b इज इक्वल्स टू b+a होना चाहिए, कि हम दोनों तरफ से जोड़ रहे हैं, वैल्यू सेम आनी चाहिए। फिर गुणा वाला भी ऐसे ही है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड से, पहले 4 × 5 किया, फिर 5 × 4 किया, तो हमारी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ा, वैल्यू हमारी सेम है। उसी तरह उदाहरण, किस नियम के आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य है। तो आप देखना कि कैसे है, 12 + 13 इज इक्वल्स टू 13 + 13 नहीं होगा, इज इक्वल्स टू 13 + 12 होगा, तो ये फॉल्स है। मतलब इसमें अलग अलग नियम लगे हैं, जैसे ये किसको फॉलो नहीं करता, ये योग का है, यहाँ ये मिसप्रिंट है, ये 12 ही होगा क्योंकि यहाँ लिखा है योग का क्रम विनिमय, तो योग का क्रम विनिमय तो यहाँ 2 होगा, 13 कहाँ से आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारा मिसप्रिंट रहता है, तो वही सब है। तो यहाँ पे ये 2 कर लेना, फिर आप बता लोगे कि ये क्या है, ये गुणा का है, फिर उसके बाद ये भी गुणा का है, और ये योग का है, फिर उसके बाद ये गुणा का है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें ये आप आराम से बता लोगे। फिर सहचरण नियम को उदाहरण से, सहचरण नियम क्या होता है, जैसे a प्लस ब्रैकेट में हमने किया b+c और इज इक्वल्स टू, अगर हम a और b में लगा दें ब्रैकेट और +c कर दें तो भी हमारे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। ये जो योग का सहचरण नियम है ये फॉलो होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, निगेशन वाले में और डिवीज़न वाले में ये फॉलो नहीं होगा। तो योग का सहचरण नियम हमारा होता है कि ब्रैकेट हम कहीं भी लगाएं और जब हम प्लस करते हैं तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा वही आना है, दोनों का, दोनों साइड्स का।
तो ये योग का हो गया, ये गुणा का हो गया। और अगर आपको कुछ भी अगर इसमें से नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में केवल वो टॉपिक एकदम डिटेल से समझा दूँगी। वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमने पहले ही पढ़ रखा है तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहती। जल्दी जल्दी मैं सोच रही हूँ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हमसे कोई टॉपिक भी ना छूटे। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे बताना। फिर उसके बाद ये डिवीज़न में कौन सा नियम लग रहा है? सहचर्य नियम लग रहा है। क्योंकि देखो सहचर्य नियम इसमें लागू ही नहीं हो सकता, इसमें लगा के दिखाया है और फिर नॉट इक्वल्स टू लगाया है कि मतलब ये बराबर नहीं है। जैसे कि यहाँ ये बराबर था, यहाँ ये इज इक्वल्स टू नहीं है, इसका मतलब कि ये रूल निगेशन वाले के लिए, मतलब जो माइनस के लिए और डिवीज़न के लिए नहीं है। बस इसको आप बता ही लोगे। ये योग का सहचर्य है, ये गुणा का है, ये गुणा का है, ये योग का है। फिर वितरण या बंटन, सेम वही चीज़ है कि हम ब्रैकेट को इधर उधर करेंगे और देखेंगे कि हमारे आंसर में फ़र्क पड़ता है कि नहीं। इसमें है कि लाइंस हमें मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव प्लस होता तो हम a प्लस बी और फिर इसका करते हैं, और यहाँ डिवीज़न है तो बंटन नियम में क्या होता है, a क्रॉस b प्लस c है तो a क्रॉस b a क्रॉस c इस तरह करते हैं। इसमें फिर नंबर्स का कर दिए हैं सेम ऐसे ही, ये आप आराम से कर लोगे। 5 क्रॉस 11, 5 क्रॉस 13 इस तरह करके दोनों इक्वल टू होते हैं। मतलब हमें बांटना है, हमें मल्टीप्लिकेशन को बांट देना है, मतलब जो ब्रैकेट से अलग कर देना है। इसके बाद हमारा है गुणात्मक तत्समक, मतलब आइडेंटिटिव इनवर्स, उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने पहले बताया 1 है हमारा। क्रम संबद्ध मतलब a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी है, तो a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो मतलब a बड़ा होगा तभी वो b प्लस सी को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ लेस देन a। क्योंकि अगर कोई संख्या इज इक्वल्स टू में ही एक है और कोई संख्या मिल के वो चीज़ बन रही है तो उसमें से ऑलवेज बड़ा हमारा होगा a, जो मतलब इस दोनों को वो कर रही है, मतलब अपने अंदर कंटेन कर रही है वो नंबर। क्रम संबद्ध, फिर क्रम संबद्ध हो गया। फिर संक्रमण नियम में क्या होता है, ए बी सी तीनों धन पूर्णांक संख्याएं हैं, ए लेस देन बी या बी लेस देन सी, तो बी लेस देन सी होगा, क्योंकि ए जब बी से छोटा है और बी सी से ही छोटा है तो बी सी से छोटा होगा ही होगा। इसी तरह ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा होगा सी से। इस तरह ही आप आराम से समझ लोगे एग्जाम्पल से ही। ये देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपने अभी तक बुक नहीं ली होगी तो स्क्रीनशॉट लेके आप कहीं पे नोट कर सकते हो। फिर इसमें आता है निरसन नियम में a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो a इज इक्वल्स टू बी, क्योंकि c हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिलेशन लॉ है ये, इस वजह से शून्य संख्या जिसे किसी भी धन संख्या के जोड़ने पर उस संख्या का मान नहीं बदलता उसे शून्य कहते हैं। मतलब ज़ीरो को आप कहीं भी जोड़ो कहीं भी घटाओ उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नंबर पे। शून्य की प्रमुख संक्रियाएं योग, कहीं भी जोड़ दो घटा दो कोई ऐसे नहीं पड़ेगा। ज़ीरो का आप स्क्वायर कर दो कोई ऐसे नहीं पड़ेगा, ज़ीरो ही रहेगा। उसके बाद आप ज़ीरो को अगर डिवाइड करते हो मतलब किसी नंबर से तो वो इन्फिनिटी कर देगा उसको। इसकी ज़ीरो की प्रॉपर्टीज़ और आप कह लो कि मैकेनिज़्म बताया हुआ है इसमें। ज़ीरो का इन्वर्स, मतलब ज़ीरो का किसका इन्वर्स होता है, एडिटिव आइडेंटिटी का होता है। फिर योज्य प्रतिलोम इसमें दिया हुआ है, वो कर लो। अगर मतलब -x है और उसको हम कैसे पॉजिटिव करना चाहते हैं तो 1/, में कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह किसी संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे व्यक्त करते हैं, परिमेय संख्या बोला है, कैसे व्यक्त करेंगे। रैशनल नंबर्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, p/q के फॉर्म में रहें और उसका जो वो हो y इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम ऐसे कर सकते हैं 0 बनाएंगे और फिर नेगेटिव साइड को लेफ़्ट साइड रखेंगे और पॉजिटिव साइड को राइट साइड रखेंगे। तो इस तरह ये तो हमारा होता है किसका, ये हमारे इसमें इंटीजर्स के लिए हो गया। अब हमें इंटीजर्स नहीं चाहिए, हमें रैशनल नंबर चाहिए। हम रैशनल नंबर में क्या करेंगे, ये देखो आप जिस हिसाब से हमें रैशनल नंबर चाहिए होगा उस हिसाब से हम गैपिंग देंगे और जो मतलब हम सारे तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, नंबर लाइन पे हम कुछ नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरह से कर लेंगे।
इसके बाद है हमारा परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान, मॉड वैल्यू। मॉड वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया, बाई में है, इज इक्वल्स टू वो नंबर तब होगा जब वो ए इज़ ग्रेटर देन दैट नंबर, और लेस देन कब होगा, जब ज़ीरो से छोटा हो। ग्रेटर होगा जब ज़ीरो से बड़ा हो वो नंबर, और माइनस में होगा जब ज़ीरो से छोटा है वो नंबर। आप यहाँ से देख सकते हो कि कैसे है। 7/2 की जो मॉड वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7/2 है। फिर इसकी मॉड वैल्यू 9/4, इसकी मॉड वैल्यू क्या होगी, ये इसमें मॉड वैल्यू दिया है ग्रेटर देन, इसको डिवाइड करके फिर प्रॉपर सॉल्व करके तब दिखाया गया है, तो ये हो गया। तो इसके बाद परिमेय संख्याओं का धनात्मक एवं ऋणात्मक व्युत्क्रम। धनात्मक व्युत्क्रम रैशनल नंबर का जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक व्युत्क्रम क्या होता है, 3/7 पॉजिटिव है, -3/7 कर देंगे तो ग्रेटर देन 0 होगा। इस आप पूरा पढ़ो इसको। P/Q तथा R/S ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका योग P/Q और R/S ग्रेटर देन 0। तो P/Q संख्या R/S का धन पूर्णांक और धन व्युत्क्रम या ऋण व्युत्क्रम कहलाती है। जैसे 3/7 का धन व्युत्क्रम क्या होता है, 3/7 -3/7। तो ये हो गया। फिर उसके बाद परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम सेम यही होता है जैसे हमने देखा। तो इसके बाद है हमारा अनुपात, समानुपाती हम जानते हैं 2/5 है इज इक्वल्स टू 6/15, मतलब ये अपॉन में है। और इसको समानुपात में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 डॉट्स के साथ। 4 डॉट्स जो होता है वो समानुपात है, 2 डॉट्स हमारा अनुपात है। बस फिर ये कुछ बेसिक, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, केवल अगर पूछेगा, ये वेरी शॉर्ट है वैसे, अगर पूछेगा तो केवल हमारा अनुपात और समानुपात में क्या पूछेगा, अंतर ही पूछेगा। तो A/B को A तथा B का अनुपात कहते हैं तथा इसे लिखते हैं A.B, और समानुपात दो अनुपातों के बराबरी को समानुपात कहते हैं। जैसे ये अनुपात बराबर ये अनुपात है तो इसको हम कहेंगे समानुपात। बस आपको डेफिनेशन पूछेगा, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सो आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा वो है समुच्चय की अवधारणा एवं फलक, मतलब फंक्शन वाला स्टार्ट हो जाएगा। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार आप इसे पूरा रिवीजन कर लेना अपने बुक से, या फिर इसी अगर वीडियो से ही अगर आप पढ़ रहे हो तो आप प्रॉपर नोट्स वगैरह चाहो तो बना सकते हो। नेक्स्ट टाइम से वैसे मैं थोड़ा बहुत नोट्स आपके लिए खुद ही लेके आऊँगी, मतलब जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा उसका नोट्स मैं खुद ही लेके आऊँगी आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।